हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टैलिटी का एपिसोड नंबर 35। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंगहान और लॉन्गशन कल्टीवेशन करने चले गए। फैंगहान के जाते ही सी माउंट शाओलिंग को मार्केट जाने के लिए कन्विंस कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक टर्टल को उससे बात करनी थी। ब्लैक टर्टल शाओलिंग से यान हुआंग की ड्राइंग के बारे में पूछ रहा था, जिस वजह से शाओलिंग की डिमोनिक साइड एक्टिवेट हो गई और वो गुस्से में आकर एक ब्रोकर को ही खत्म कर देती है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होने लगी थी। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि पूरा वांगुई सी मार्केट सुनसान पड़ा हुआ है और वहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही थी कि हेवन के एम्परर सबका पास्ट और प्रेजेंट चेक कर सकते हैं। आज यहाँ पर जो भी हुआ उसे अपनी जान देकर भी रिपेयर नहीं किया जा सकता। इधर शाओलिंग उस अनाउंसमेंट से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वहीं पर ब्लैक टर्टल समझ गया कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही उस जगह से दूर हट जाता है। उतने में ही हेवन से वहाँ पर एक पगोड़ा आ जाता है। शाओलिंग समझ गई कि यहाँ उसकी जान को खतरा होगा, इसलिए वो तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेती है। इधर ब्लैक टर्टल वहाँ से गाना गुनगुनाते हुए जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम वांगुई की फेरीज को देखते हैं, जिन्होंने अपने पावरफुल चेन से शाओलिंग को स्टैप करते हुए दीवार पर अटका दिया। उन पावरफुल चेन्स की वजह से शाओलिंग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इधर ब्लैक टर्टल थोड़ी दूरी पर बैठ के सारा तमाशा देखकर हंसने लगा, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम यान को देखते हैं, जो कि फैंगहान को बता रहा था कि तुम्हारी मुहुआंग जिनची पावर तुम्हारी बॉडी को नरिश करेगी और यामा गोल्डन बॉडी इसके लिए मुहांग जिनची को वाइटलिटी प्रोवाइड कर देगी। अगर ये दोनों पावर्स एक साथ मिलकर काम करने लगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन को कोई भी रोक नहीं सकता। तुम बड़ी तेजी से ब्रेक थ्रू कर लोगे। और तभी इन्हें सी माउंट के चिल्लाने की आवाज आई। वो फैंगहान को बता रहा था कि मास्टर प्लीज बाहर आ जाए, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो यान तुरंत ही गायब होकर फैंगहान कमरे से बाहर आ जाता है। सी माउंट उसे बताने लगा कि मास्टर आपके साथ जो खूबसूरत लेडी थी उसी मार्केट घूमने चली गई। मार्केट में जाते ही उसे कई सारे लोगों ने घेर लिया था। वो बंदी इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि लोग उसे खरीदना चाहते थे, इसीलिए प्लीज आप जल्दी से जाकर चेक कीजिए कहीं वो लड़की किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। ये सुनते ही फैंगहान तुरंत ही मार्केट की तरफ भागने लगा। इधर लॉन्गशन को भी पता चल गया था कि बाहर कुछ तो गड़बड़ी हुई है, तो भी कल्टीवेशन से बाहर आकर सी माउंट से पूछने लगी कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। मगर सी माउंट उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो भी सीधे मार्केट की तरफ निकल पड़ी। इधर फैंगहान भी बड़ी तेजी से मार्केट की तरफ जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांगुई की फेरी शाओलिंग को बुरी तरह से तड़पाने लगी। वो कहती है कि वांगुई सिटी में आयरन क्लेड लॉ का रूल है, यहाँ पर कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता और अगर किसी ने ऐसा किया तो उन्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। वाले दोनों फेरीज वांगुई हाइशी डिवीजन के लिए काम करती है और इन्हें ब्लैक ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता था। लोग शाओलिंग को बता रहे थे कि हम किसी भी पायरेट या थीव्स को जिंदा नहीं छोड़ते। देखा जाए तो चोरी करना किसी का मर्डर करने जितना संगीन गुनाह नहीं है, मगर फिर भी अगर यहाँ पर चोरों को बख्शा नहीं जाता तो तुमने एक खून किया है। सब हमारे हजारों साल पुराने नियमों के अनुसार हम तुम्हें खत्म कर देंगे। बताओ क्या तुम अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहोगी? मगर शाओलिंग उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। इनफैक्ट दर्द के मारे तो उसकी डिमोनिक साइड उस पर हावी हो चुकी थी। अब वो लोग शाओलिंग को खत्म कर पाई इससे पहले ही फैंगहान वहाँ पर आ जाता है। उसने एक ही स्लैश अटैक में उस चेन को काट दिया था। शाओलिंग देखती है कि फैंगहान उसे बचाने पहुँच चुका है, मगर वो फैंगहान को कुछ कह पाई इससे पहले ही बेहोश हो गई। इधर ब्लैक ऑर्डर भी फैंगहान को देखकर काफी ज्यादा चौंक गए थे। उससे पूछते कि बताओ तुम कौन हो। तब तक लॉन्गशन भी वहाँ पर आ गई। वो फैंगहान से कहती कि हम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। वांगुई सी मार्केट में फाइट करना सख्ती से मना है और ये दोनों लोग कितने पावरफुल है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं, इसलिए सोच समझ कर एक्शन लो। जिसके बाद लॉन्गशन उन दोनों फेरी से कहने लगी कि हम इस सी मार्केट में पहली बार आए हैं, हमें यहाँ के रूल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था और शायद इसी वजह से मेरे दोस्त को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। जिस पर वो फेरी कहने लगी कि ये डीमन लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसने यहाँ पर एक बंदे को खत्म करके हमारे नियमों को ब्रेक किया है, इसलिए तो हम उसे पनिश कर रहे थे। मगर अब तुम लोगों ने बीच में इंटरफेयर करते हुए यहाँ के एक और रूल को ब्रेक कर दिया, तो अब तुम भी इस पनिशमेंट से बच नहीं सकते। अभी सुनते ही फैंगहान और लॉन्गशन तुरंत ही फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर ये लोग फाइट कर पाए इससे पहले ही उन्हें एक आवाज आई कि बस 1 मिनट
मिनट रुक जाओ। दरअसल वहाँ पर टियानजिंग पहुँच चुका था। वो फेरी से कहने लगा कि ये तीनों लोग यहाँ पर नए हैं, इसलिए इन्हें वांगुई सिटी के रूल्स का ज्यादा नॉलेज नहीं, तो आप बड़ा दिल करके इनकी गलती को माफ कीजिए। दरअसल इन तीनों ने मिलकर 40 चोरों में से एक डेस्परेट आइलैंड के मास्टर को मारा है। इन्होंने हाइशी की बाउंटी को कंप्लीट करके ये लोग बस यहाँ पर रिवॉर्ड लेने आए थे। देखा जाए तो आपने इन्हें स्पेशल गेस्ट का दर्जा देकर इनकी खातिरदारी करनी चाहिए थी। लॉन्गशॉन और फैंगान ये सब सुनकर काफी ज्यादा चौंक गए। इधर टियानजिंग कहने लगा कि यूहुआ गेट और वांगुई सी मार्केट ये दोनों भी 10 इमॉर्टल सेक्ट में से एक है। हम सबकी ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड हैं और ये तीनों लोग भी युवा सेक्ट के ही डिसाइपल हैं। अगर आपने इन्हें पनिश किया तो युवा सेक्ट इसका बदला जरूर लेगा और इससे तो आप दोनों सेक्ट के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। इधर लॉन्गशॉन फैंगान को बता रही थी कि शाओलिंग बस बेहोश है, इसलिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वही दूसरी तरफ टियानजिंग उन दो फेरीज को बता रहा था कि मैं हूँ यिन टियांगजिंग और मैं शियांटियान डीमन सेक्ट का यंग मास्टर हूँ, तो एक प्रिंस के नाते मैं इन तीनों की जिम्मेदारी भी उठाता हूँ। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आगे चलकर ये लोग कभी भी वांगुई सी मार्केट में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। इधर फैंगान सोच रहा था कि जरूर से टियानजिंग कोई सस्ता नशा करके आया होगा, इसीलिए तो ये हमारी इतनी साइड ले रहा। तभी ब्लैक ऑर्डर की फेरी कहने लगी कि हमारी वांगुई सिटी पर्सनल फाइटिंग के सख्त खिलाफ है और ये बात सभी इमॉर्टल्स, डीमंस और मॉर्टल्स जानते हैं। अगर आज मैं इस बंदी को पनिश किए बिना ही यहाँ से चली गई तो इस दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अब दूसरी फेरी भी टियानजिंग से कह रही थी कि तुम डीमन क्लैन के प्रिंस हो और हमारे खास मेहमान भी, मगर तुम्हारी बात ही हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। अगर हम सबको ऐसे ही माफ करते गए तो साउथ चाइना सी को फ्यूचर में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जिस पर टियानजिंग कह रहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो वैसे भी तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचने वाले, क्योंकि मैं तुम दोनों को फाइट में एक ही झटके में हरा सकता हूँ। तुम्हारी रेपुटेशन ऐसे भी खराब होगी और वैसे भी, इसलिए मसले को और मत बढ़ाओ। और तभी ब्लैक टर्टल टियानजिंग से कहने लगा कि डीमन प्रिंस प्लीज शांत हो जाए, मैं ही हमारे फेरिस से बात करता हूँ। जिस पर फेरिस उससे पूछने लगी कि बताओ ब्लैक टर्टल अब तुम्हारे पास क्या दलील है। तो कहता है कि ये तीनों लोग मेरे ब्लैक टर्टल पवेलियन के स्पेशल गेस्ट हैं। इन्हें यहाँ के रूल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं थी और इन्होंने यहाँ पर कोई बड़ी मुसीबत भी खड़ी नहीं की, इसलिए प्लीज ये मैटर मुझे रिजॉल्व करने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे वांगुई सी मार्केट ने एक साथ ही युवा सेक्ट और शियांटियान डीमन सेक्ट से पंगे लेने चाहिए। अगर ये तीन लोग दोबारा से यहाँ कोई गड़बड़ी करेंगे तो मैं खुद ही इन्हें पनिश करूंगा। यकीन माने मैं अपने हाथों से इन्हें खत्म कर सकता हूँ, मगर इस बार इन्हें माफ कर दिया जाए। तो फिर सीधे टियानजिंग से कहने लगी कि तुम डीमन सेक्ट के प्रिंस हो, मगर फिर भी इन मामूली लोगों की तुमने जिम्मेदारी उठाई है। अगर इन लोगों ने आगे चलकर कोई भी गड़बड़ी की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर टियानजिंग ईवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी जबान तो कैची जैसी चल रही है। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं डीमन सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल हूँ। मेरे सामने बड़े बड़े पावरफुल इमॉर्टल्स भी हार मानते हैं, इसलिए तुमने भी औकात में रहकर बात करनी चाहिए। ये सब सुनकर उन फेरीज का मुंह बंद हो गया। इधर ब्लैक टर्टल टियानजिंग को शांत होने के लिए बता रहा था, तो टियानजिंग कहने लगा कि मैं तुम्हारे जैसी दो कौड़ी के फेरीज के मुंह नहीं लगना चाहता। बस एक बार मैं तुम्हारे सीनियर वान लियान शान से मिलूं, मैं जरूर से तुम्हारे बर्ताव की उन्हें खबर दूंगा। और अगर अब तुमने इन तीनों को हाथ भी लगाया तो फिर तुम्हारा वांगुई सी मार्केट तबाह हो जाएगा। बस इतनी बात याद रखो। इतना कहकर टियानजिंग वहाँ से चला जाता है। इधर फेरीज भी टियानजिंग से पंगे नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो ब्लैक टर्टल से कहने लगे कि तुम वांगुई सी मार्केट के वफादार हो, इसलिए हम तुम्हारी बात को मानते हुए इस मैटर को तुम्हारे हवाले सौंप देते हैं। जिसके बाद वो दोनों फेरीज वहाँ से गायब हो गई। इधर फैंगन शाओलिंग को हिल करने की कोशिश कर रहा था, तभी ब्लैक टर्टल उससे कहने लगा कि आपकी दोस्त तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली है। इसने सब कुछ पता होने के बावजूद भी वांगुई सी मार्केट में एक बंदे को खत्म कर दिया। अगर आज टियानजिंग यहाँ नहीं होता तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाता। जिस पर फैंगन कहने लगा कि मैं टियानजिंग को पहले से ही जानता हूँ, उसने मेरी पहले भी एक बार जान बचाई थी और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने फेरिस के सामने हमारे लिए स्टैंड लिया। गाइस अगर देखा जाए तो ये मसला ही ब्लैक टर्टल की वजह से हुआ था। उसने शाओलिंग को मारने के लिए माहौल बना लिया, मगर टियानजिंग ने बीच में आकर उसके प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। अब वो फैंगन से कह रहा था कि आप लोग इस लड़की को हील होने तक यहाँ पर रुक सकते हो। वहीं पर हम दो लोगों को देखते जो कि चुपके से इन लोगों की सारी बातें सुन रहे थे। इधर ब्लैक टर्टल फैंगन से कहने लगा कि मैंने तुम लोगों की फेरिस के सामने जिम्मेदारी उठाई है, इसीलिए यहाँ पर अब तुम्हें संभाल कर रहना होगा। तो फैंगन कहने लगा कि दोबारा से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जिसके बाद ब्लैक टर्टल लॉन्गशॉन को ग्रीट करके वहाँ से चला गया। अब उसके जाते ही वो दो लोग लॉन्गशॉन के पास आ जाते हैं। वो कहने लगे कि आप तो हमारी यंग मास्टर हो। लॉन्गशॉन भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा चौंक गई। अब वो
दोनों बंदे लॉन्गशान के सामने नील कर रहे थे। तो लॉन्गशान तुरंत ही उनसे कहने लगी कि प्लीज मेरे सामने घुटने मत टेकिए। लेकिन वो बंदा तो लॉन्गशान को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। वो कह रहा था कि हमारे क्लान के एल्डर्स आपके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। जिस पर लॉन्गशान बताने लगी कि तुम जाकर हमारे क्लान को इन्फॉर्म करो कि उनकी यंग मास्टर बिल्कुल ठीक है। मैं जानती हूँ तुम्हें भी यहाँ पर गुलाम बनाने के लिए लाया गया है, इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो बंदा लॉन्गशान को छोड़कर जाने के लिए मना कर रहा था। वो कहने लगा कि आप तो इतने सालों बाद मिली हो, इसीलिए हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि हम तो आपको फॉलो करना चाहते हैं। इधर यान फैंगहान को बता रहा था कि ये लोग कई सालों से मुसीबत में हैं। भले इनका ब्लड इतना प्योर ना हो, मगर इनके पास ड्रैगन की पावर्स है। इधर लॉन्गशान उस बंदे को बता रही थी कि मैं अब युवा सिख की ट्रू डिसाइपल बन चुकी हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकती। वहीं पर फैंगहान भी उस बंदे को समझा रहा था कि मैं भी लॉन्गशान का फेलो डिसाइपल हूँ, तो तुम लोग लॉन्गशान की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वहीं पर शाओलिंग होश में आते ही फैंगहान पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, तो फैंगहान तुरंत ही उसे बेहोश कर देता है। वो लॉन्गशान को बता रहा था कि शाओलिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे उसे जल्दी से हील करना होगा। जिसके बाद वो शाओलिंग को लेकर तुरंत ही वहाँ से चला गया। इधर लॉन्गशान उस बंदे को एक टैलिस्मान दे देती है। वो कह रही थी कि इसका यूज करके यहाँ से भाग जाओ और दोबारा से इन लोगों के हाथ मत आना। इसलिए वो दोनों भी लॉन्गशान का शुक्रिया अदा करने लगे। अब लॉन्गशान उन्हें एक सेफ जगह दिखाकर कहने लगी कि यहाँ से क्लैन में वापस जाकर हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करो। मैं मेरी स्टडीज खत्म होते ही क्लैन में वापस आऊंगी। हमारे ज़ीलोंग आइलैंड का रिवेंज हम जरूर लेंगे। तो बंदा भी उसे ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। इधर फैंगहान शाओलिंग को लेकर कमरे में आ चुका था। वो अपनी वुड एनर्जी का यूज करके उसे हील करने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही शाओलिंग को होश आया वो तुरंत ही फैंगहान पर अटैक कर देती है। तो इस बार भी फैंगहान को उसे बेहोश करना पड़ता है। तब तक वहाँ पर लॉन्गशान भी पहुंच चुकी थी। वो कहने लगी कि शाओलिंग एक ग्रेट असुरा है, वो इतनी आसानी से तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगी। अगर तुम उसका डिमोनिक नेचर सप्रेस करके उसे हील करने की कोशिश भी करोगे तो पता नहीं वो पहले जैसी होगी या नहीं, शायद वो एक डीमन बनकर ही होश में आए। जिस पर फैंगहान बताने लगा कि शाओलिंग फिलहाल फिजिकली और मेंटली दोनों साइड से घायल है। मैंने अपनी वुड एनर्जी का यूज करते हुए इसे हील करने की कोशिश तो की, मगर यहाँ पर वो काम नहीं हो पा रहा। मेरे ख्याल से एक शांत जगह पर कल्टीवेट करके ही मैं इसे हील कर पाऊंगा। जिसके बाद ये दोनों भी रूम से बाहर आ जाते हैं। लॉन्गशान कह रही थी कि भले ही वो हील हो जाए, मगर उसे नॉर्मल होने में वक्त लगेगा और उसका इस हालत में वांगुई सिटी में रहना और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इतना ही नहीं, टाई सिख के तीनों डिसाइपल भी हमें ढूंढते हुए यहाँ आते ही होंगे। जिस पर फैंगहान कहता है कि ठीक है, हम उनके आने का इंतजार करेंगे। फैंगहान तो शाओलिंग की हालत से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। जिसके बाद वो लॉन्गशान से उन दोनों लोगों के बारे में पूछने लगा जिन्हें लॉन्गशान ने सी मार्केट से भगाया था। तो लॉन्गशान उसे बताने लगी कि मैं ह्यूमन ड्रैगन क्लैन की मेंबर हूँ और हम साउथ चाइना सी के वेस्ट साइड में एक आइलैंड पर रहते हैं, जिसे ज़ीलोंग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मेरे क्लैन के सभी लोग कल्टीवेट तो करते हैं, मगर वो एक रिमोट जगह है और हमारी कल्टीवेशन का ह्यूमन क्लैन से कोई कनेक्शन नहीं। मगर फिर भी वांगुई सी क्लैन ने हमारे लोगों को जबरदस्ती यहाँ लाना शुरू कर दिया। जो भी उनकी बात नहीं मानता उन्हें बेरहमी से मारा जाता। उन लोगों ने हमारी ह्यूमन ड्रैगन ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, साथ ही हमें आज भी गुलामों जैसे बेचा जाता है। दरअसल मैं उसी ज़ीलोंग आइलैंड की यंग मास्टर हूँ, इसलिए सभी एल्डर्स ने मुझे प्रोटेक्ट किया। एक जमाने में मुझे भी इस मार्केट में गुलामों जैसा बेचने के लिए लाया गया था। तो उस वक्त हमारे क्लैन के सभी एल्डर्स ने मिलकर मुझे यहाँ से भगा दिया और उसी वक्त मेरी मुलाकात सीनियर जियालान से हुई। वही मुझे पहली बार युवा सेक में लेके गई थी। फिर मैंने कड़ी मेहनत करके अब मैं वहाँ की एक ट्रू डिसाइपल बन चुकी हूँ। मैं आगे चलकर और पावरफुल बन के इस वांगुई आइलैंड के इमॉर्टल्स को खत्म करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने इनोसेंट लोगों का बदला ले पाऊँ। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि इन लोगों ने शाओलिंग को घायल करके हमारा अपमान किया है। हम यहाँ पर रिवॉर्ड लेने आए थे और उन लोगों ने हमें पनिश करने की कोशिश की, तो अब मैं भी इस रिवेंज में तुम्हारा साथ दूंगा। हम दोनों मिलकर ज़ीलोंग और शाओलिंग का बदला लेंगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे क्लैन को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। ये सुनकर लॉन्गशान तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगी। वही दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते जो कि टाई सिख की चौखट पर पहुंच चुका था। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि युवा सिख का एक्टिंग लीडर हुआ तियांडू था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।